हम लोग देखो दो फोर्स और बचा है हम लोगों का। कौन सा दो फोर्स? एक फ्रिक्शन का और एक स्प्रिंग का। तो पहले स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट करेंगे। स्प्रिंग फोर्स में नया कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक टेंशन की तरह ही है। नाम भी उसको टेंशन भी बोल सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होता था इसी तरीके से। तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आराम से 5 मिनट आप ध्यान से सुनिए। एक बार बेसिक सारी बातें हो जाए, आपको पहले से पता है, कुछ भी नया जानने को नहीं मिलेगा। एक बार अच्छे से आप स्प्रिंग फोर्स का बेसिक समझ जाइए, फिर हम लोग इस पे आज सिर्फ स्प्रिंग पे ही क्वेश्चन करेंगे। आज स्प्रिंग पे कर लो अच्छे से, कल हम लोग फिर कटिंग ऑफ स्प्रिंग आराम से हम देखिएगा। ठीक है, स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स जो भी नाम दीजिए। देखिए बेसिक बातें समझ रहे हैं। स्प्रिंग को अगर हम लोग खींचेंगे, जिसको बोलेंगे इलोंगेट करना है, अगर इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग उसे अपनी ओर खींचेगा। जस्ट लाइक जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होता था, स्ट्रिंग को अगर आप नीचे से खींचते थे, उसकी हर एक मॉलिक्यूल आता था वापस जाना। सेम कहानी यहाँ पे भी, स्प्रिंग को अगर खींचोगे किसी भी तरीके से तो स्प्रिंग चाहेगा वापस जाना। स्प्रिंग भी अंदर की ओर एक फोर्स लगाएगा। तो जैसे आपका स्ट्रिंग में टेंशन होता था, स्प्रिंग में भी टेंशन होगा। अब उसको टेंशन नाम दीजिए या स्प्रिंग फोर्स नाम दीजिए, सिर्फ अंतर इतना है कि देखो आप स्ट्रिंग को अगर कंप्रेस करते, मतलब लूज कर देते, तब कोई फोर्स नहीं आता स्ट्रिंग में। पर अगर स्प्रिंग को दबाते हो तब भी वो फोर्स लगाता है ना। अगर कोई स्प्रिंग को दबा दोगे तो स्प्रिंग वापस आना चाहेगा अपनी पोजीशन पे। इसमें दोनों साइड फोर्स लगता है। तो आइए एक डायग्राम की मदद से आप इस कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे ना, बेसिकली पूरे सिस्टम का नाम है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ये टॉपिक जो है पूरे के पूरे टॉपिक आपको यूज होगा एसएचएम में। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, वहां का सबसे बेसिक एसएचएम कराने वाला यही होगा, एक स्प्रिंग और एक मास। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। बेसिक बातें हैं। जैसे मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का जो अपना लेंथ होगा, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगाए, ना इसको खींचे ना इसको दबाए, इसका जो अपना लेंथ है इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। इसको हम लोग बोलेंगे, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इसको बोलेंगे नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, ठीक है। इसका एक सिंबल अभी बना दे रहे हैं हम लोग, एल नोट। अब अपनी नोटबुक में जब भी एल नोट मिलेगा, इसका मतलब है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब अगर हम इसकी नेचुरल लेंथ से इसको डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब करें मतलब ध्यान से देखिए, मैंने ये एन फिक्स कर दिया, ये है इसका नेचुरल लेंथ। अब इस लेंथ को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, सपोज मान लीजिए उस स्प्रिंग को मैंने ऐसा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इतना नेचुरल लेंथ था, अब इतना हो गया। तो पहली बात है कि हम ये देखेंगे इसमें कितना नेचुरल लेंथ का चेंज हुआ है। तो आंसर पहले इतना था, इतने का चेंज हुआ। ये लेंथ अगर x हो तो स्प्रिंग क्या करेगा, अगर यहाँ पे कोई मास वगैरह लगाए हो मान लो, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस मास को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, एफ स्प्रिंग हम बोल दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर स्प्रिंग को आप दबाए तो स्प्रिंग अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। या मान लो स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिए आप और इस डायरेक्शन में इलोंगेट किए कुछ एक्स डायरेक्शन में, तो फिर से स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में अपना एक फोर्स लगाएगा, एफ स्प्रिंग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसी को हम टेंशन भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग टेंशन भी बोल सकते हैं, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये जो है इसको आप टेंशन भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलो या टेंशन बोलिए, बातें बिल्कुल एक ही है। टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है।
तो जैसे हम लोग याद किए थे कि कोई स्ट्रिंग हो, अगर मासलेस स्प्रिंग, अच्छा अपना जो है ना स्प्रिंग, ये आइडियल स्प्रिंग है, मैंने कल ही समझाया था। पुल्ली अपना आइडियल होगा, स्ट्रिंग अपना आइडियल होगा और स्प्रिंग आइडियल होगा, अनलेस मेंशन ना करे। स्प्रिंग तो सिलेबस में नहीं है, मास वाला स्प्रिंग तो अपनी सिलेबस में सिर्फ मासलेस ही है। ये जो है अपना आइडियल सिस्टम है, आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम का मतलब हुआ मासलेस सिस्टम है, ठीक है जी। तो जैसे अपनी स्ट्रिंग में मान लो अगर यहां पे पूछा जाता आपको कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगेगा टेंशन, तो आप बताते ऊपर की तरफ। यहां पूछा जाता कौन सी डायरेक्शन में, टेंशन टी। इसी तरीके से स्प्रिंग में हमेशा टेंशन या स्प्रिंग फोर्स उसकी नेचुरल लेंथ का जो पोजीशन है उस पे लगता है, उसकी तरफ लगता है। देखो आपने अंदर ले आया तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, आप बाहर ले गए तो अंदर की ओर लग रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे रहे हैं एनएलपी, नेचुरल लेंथ पोजीशन। नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो पहली बात मुझे ये आपको समझाना है कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है। तो आंसर है स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होता है, दो तरीके से बता सकते हैं, या आप इलोंगेशन में बताइए, जिस डायरेक्शन में इलोंगेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्स बाहर की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, अगर एक्स अंदर की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। या इसी को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड नेचुरल लेंथ पोजीशन होता है, एनएलपी। अगर मानो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए, नेचुरल लेंथ आगे की तरफ है तो वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर इसको ना इलोंगेट किए, नेचुरल लेंथ उसका पीछे रह गया तो वो पीछे की तरफ रहेगा। यानी स्प्रिंग हमेशा चाहेगा अपनी नेचुरल लेंथ को ऑब्टेन करना। क्या मेरी बातें क्लियर है ना? चलिए डायग्राम बनाइए, ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। लिखिए, नीचे नोट करके लिखें, स्प्रिंग फोर्स और ब्रैकेट में मेंशन कीजिए टेंशन। थोड़ी देर बाद स्प्रिंग बैलेंस आएगा ना, तो पूरा स्प्रिंग को एक टेंशन की तरीके से, मतलब एक स्ट्रिंग की तरीके से सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग फोर्स ब्रैकेट में लिख लीजिए टेंशन, ये टेंशन ही है, कुछ भी अलग नहीं है। स्प्रिंग फोर्स ब्रैकेट में लिखें टेंशन ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है, ओके, ये एक पॉइंट लिख ली। अब आइए, जैसे टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं था स्ट्रिंग में, यहां पर है। स्प्रिंग का जो टेंशन है यानी स्प्रिंग फोर्स, इसका एक फॉर्मूला है, पर वो फॉर्मूला सिर्फ आइडियल स्प्रिंग के लिए यानी कि मासलेस स्प्रिंग के लिए ही है। तो अपनी सिलेबस में मासलेस ही है। तो फॉर मासलेस, अच्छा पहले नाम ही दे दो साइंटिस्ट का, आपकी एग्जाम में नाम भी पूछा है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक साइंटिस्ट जो थे ये निकाले फॉर मासलेस स्ट्रिंग, फॉर मासलेस स्प्रिंग। और मासलेस स्प्रिंग का ही टेक्निकल नाम है आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग। उन्होंने क्या बताया, स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। माइनस इसलिए क्योंकि अगर एक्स अंदर की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है, अगर एक्स बाहर की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है, इसलिए माइनस साइन कैरी कर रहा है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं के, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया स्प्रिंग फोर्स यानी टेंशन इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो एक्स को वेक्टर बना दीजिए डिस्प्लेसमेंट बोल के। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए स्प्रिंग फोर्स का, डायरेक्शन मुझे नहीं लेना, डायरेक्शन मैं खुद से सोच पा रहा हूं, तब हम लोग सीधा बोलेंगे के एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, निगेटिव साइन indicate that
negative sign indicate that direction of a spring force is just opposite to direction of displacement. Direction of a spring force is just opposite to डायरेक्शन ऑफ, मैं x लिख दे रहा हूं या डिस्प्लेसमेंट पे लिख लीजिए, ठीक है, मैं x लिख दे रहा हूं या आप डिस्प्लेसमेंट पे लिख लीजिए। नाम टेंशन क्यों रखे, ये जरा ध्यान समझो। स्प्रिंग फोर्स का नाम टेंशन क्यों रखे, तो एक ना सिमिलरिटी है दोनों में। टेंशन जो स्ट्रिंग में लगता था और एक स्प्रिंग फोर्स में लगता है, क्या सिमिलरिटी है ध्यान से देखिए। बोर्ड वर्क हुआ ना हम सभी का? ओके, थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे, हो गया ना? ओके, आइए देखिए। ठीक है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग में सिमिलरिटी क्या है? ठीक है, बहुत सारी चीज, ज्यादातर तो अलग ही है। जैसे स्ट्रिंग हम लोग इन एक्सटेंशन लेते हैं, स्ट्रिंग का कभी लेंथ नहीं चेंज होता है, स्प्रिंग का हो सकता है। पर सिमिलरिटी क्या है कि ध्यान से समझो, अगर एक स्ट्रिंग है, ठीक, अब इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। मान लो 1 2 3 दे दो, तो T1 इक्वल है T2 इक्वल है T3। क्यों? क्योंकि ये भी मासलेस है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए एक स्प्रिंग है, कैसा भी स्प्रिंग हो, ठीक है, तो यहां पे अगर जो स्प्रिंग फोर्स होगा, यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा या कहीं और आप स्प्रिंग फोर्स निकालो, उसकी वैल्यू सेम आएगा। यानी एक स्प्रिंग में एक ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्प्रिंग के आधे हिस्से में स्प्रिंग फोर्स अलग हो, आधे हिस्से में अलग हो, अदरवाइज इसका आपस में ब्रेक कर जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसका जो इंटरनल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे मान लो यहां पे इसको ऐसा खींच लिया कोई, ठीक है, तो यहां पे भी अंदर की तरफ लगा स्प्रिंग फोर्स। मान लो कोई इसको स्प्रिंग को खींच रहा है, तो ये अंदर की ओर लगाएगा, और इधर भी खींच रहा है तो इधर भी अंदर की ओर लगाएगा। इसका नाम मैं 1 दे दे रहा हूं, इसका नाम 2 दे दे रहा हूं। तो यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड जो है स्प्रिंग फोर्स का हर जगह सेम होगा। यानी कि सेम स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म होता है। सिमिलरली सेम स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी डायरेक्शन अलग हो सकता था, नीचे कुछ ऊपर की तरफ टेंशन होगा जबकि ऊपर नीचे की तरफ होगा। ये क्यों बराबर होता है समझिए। अगर ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हो तो कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो खुद के फोर्स के कारण ही ब्रेक कर जाएगा। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो तो उसको तोड़ना देगा जी, तो स्ट्रिंग खुद के टेंशन से नहीं तोड़ना चाहेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये डायग्राम बना लीजिए और नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे, यही इसका सिमिलरिटी है कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होता है। सेम इसी तरीके से सेम स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स भी यूनिफॉर्म होता है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो अलग हो ही सकता है। को नोट करके लिखेंगे, इसके नीचे नोट करके लिखेंगे, लिखिए इन सेम स्ट्रिंग, ब्रैकेट में चाहो तो आइडियल लिख दो, जो भी बातें हो रही है आइडियल के लिए बातें हो रही है। इन सेम स्ट्रिंग टेंशन रिमेन यूनिफॉर्म, टेंशन रिमेन यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, at every point. Similarly, in same spring, value of spring force, in same spring, value of spring force remain uniform at every point, remain uniform at every point, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहेगा। अब जितनी बातें सीखे हो आप लोग,
बस इतने से क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आपको सॉल्व करना। बस ये सिमिलरिटी समझ गए, डिफरेंसेस तो बहुत सारा है, मेन सिमिलरिटी ये था। आइए देखिए जी, एक क्वेश्चन कीजिए बहुत ही आसान। ये M1 मास है, इससे स्प्रिंग लगा M2 मास में, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है अभी अपनी एल नोट लेंथ पे है। एल नोट का मतलब मैंने बता दिया है, बार बार नहीं लिखेंगे। एल नोट का मतलब नेचुरल लेंथ, यानी इसमें अभी कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं हुआ है। कोई इंसान आया, M2 को इधर खींचा, M1 को इधर खींचा, यानी कि नाउ ये इसका इनिशियल, ठीक है। अब हम बना रहे हैं फाइनल कंडीशन, ठीक है। सी ये कुछ इसका एल नोट था। अब ये यहां पर x1 इलोंगेट हो गया, यहां पे कुछ मान लो x2 इलोंगेट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग फोर्स कितना एक्ट होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। फाइंड स्प्रिंग फोर्स, फाइंड टेंशन भी बोल सकते हैं, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, कुछ भी लिखिए। अभी मैं बार बार जानकर लिख रहा हूं, मैं बार बार जान के लिख रहा हूं, बस आपके कॉन्शियस में डालना चाहता हूं कि स्प्रिंग फोर्स को हम लोग टेंशन भी बोलते हैं, ताकि क्वेश्चन करते समय या क्वेश्चन पढ़ते समय आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए अभी आपको आंसर देना है, बेसिक बातें हैं। डायरेक्शन पूछे भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पूछे, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। अभी 2-3 क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे ना, बेसिक बेसिक। जल्दी से बताइए कौन सा होना चाहिए। एक आंसर थर्ड आ रहा है, बाकी लोग क्वेश्चन क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। ये था, इसको ऐसा खींच दिया, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन हुआ, एक तरफ x1 एक तरफ x2, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, इसका आंसर कितना होगा। आपको सोचने के लिए मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिया। जल्दी पूरी क्लास बताएं, कुछ भी गलत सही बताओ, मुझे 3-4 चीजें इस पे डिस्कस करना है। जैसे एक बच्चे ने सोचा थर्ड बताया, ठीक है, बाकी लोग सोचो आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 माना जाए, कैन कान कैलकुलेट ऐसा बोल के सोचिए और जल्दी दीजिए आंसर। इन्वॉल्व होइए प्रोसेस में, तभी आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो पाएगा चीजें, अदरवाइज आपको मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं ऑप्शन 1 के बारे में, क्या बोलते हैं, नहीं है। अगर 1 नहीं है तो फिर 2 भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अभी समझे स्प्रिंग फोर्स का मतलब, के एक्स, और एक्स क्या था, चेंज इन पोजीशन, नेचुरल पोजीशन में कितने का चेंज होता है, ठीक है। अभी जो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग का टोटल लेंथ में कितने का चेंज हुआ, x1 प्लस x2 का। ये कोई मैटर नहीं करता कहां पे चेंज हुआ, बातें समझ पा रहे हैं। मान लो अगर ऐसा होता कि इधर नहीं खींचता, बीच में ही स्प्रिंग को पकड़ के खींच देता, मान लो इधर M1 M2 इसको नहीं खींचता, बीच में ही कोई पकड़ खींच देता, बीच में ही x1 प्लस x2 का चेंज कर देता, स्प्रिंग में कहीं पे भी चेंज करें, स्प्रिंग फोर्स हर पॉइंट पर सेम रहेगा। क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये नहीं देखना है कि कहां पर चेंज हुआ, आपको ये देखना है कि स्प्रिंग की लेंथ में कितने का चेंज हुआ। तो स्प्रिंग में लेंथ में चेंज हुआ x1 प्लस x2 का, तो आंसर लिख लीजिए, बिल्कुल सही आप सोचे, के x1 प्लस x2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जरा इसी में और अच्छे से सोचते हैं हम लोग। मान लो किसी का इच्छा हो जाए कि मुझे ना M1 का एफबीटी बनाना है, ठीक है, या M1 पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। तो कोई अगर बोले फाइंड, ठीक है, आइए जी इसका जरा आंसर दीजिए। M1 ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स, फिर से अपना ऑप्शन वही है 4, हाँ बोलो बोलो, यही
देखिए एक बच्चे बता रहे हैं सर यही फोर्स होगा, आप लोग क्या बोलते हो, के एक्स वन प्लस एक्स टू या के एक्स वन बोल रहे हैं, यही चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए जल्दी जल्दी बोलकर आगे बढ़ते जाएंगे। M1 फोर्स, M1 पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्लियर है ना, कितना लगेगा, क्या के एक्स वन लगेगा या के एक्स वन प्लस एक्स टू लगेगा, थर्ड वाले सभी को लग रहा है या फर्स्ट लग रहा है, यही सब मिस्टेक होगा आपको अच्छी क्वेश्चन आने पे। M1 तो उधर, ठीक है, आंसर यही रहेगा। अभी अभी हम लोग लिखे भी हैं कि स्प्रिंग जो है सेम स्प्रिंग में सेम फोर्स होगा, बातें समझ पा रहे हैं, स्प्रिंग तो एक ही है ना, तो यही फोर्स लगाएगा, फिर से आंसर यही होगा के एक्स वन प्लस एक्स टू। अगर मान लो आपको ना इसका एफबीडी बनाना है तो देखिए मैं बना रहा हूं, बाकी फोर्स का नहीं, मुझे स्प्रिंग फोर्स का दिखाना है। देखो ये है आपका M1, अब बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्शन भी मैं समझा दे रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है M1 को पीछे खींचा है ना, तो M1 अगर पीछे खींचा है तो X2 इस डायरेक्शन में हुआ है, इलोंगेशन इस डायरेक्शन हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तो इसमें आगे की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू होगा के एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई बोले कि नहीं M2 का बताओ, तो M2 का भी आप बता सकते हैं। बोले बताओ M2 पे फोर्स कितना लगेगा, इतना ही अलग, इतना ही। अब तो कोई डाउट नहीं हो रहा है, तुरंत माइंड में आ रहा है, ये बातें सोचना नहीं पड़ना चाहिए। ओके, अब कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो M2 को भी आगे खींचा है तो उस पर स्प्रिंग पीछे की ओर खींचेगा, तो M2 पे इस डायरेक्शन में बताओ या ऐसा दिखा दीजिए, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स और वैल्यू अभी भी होगा के एक्स वन प्लस एक्स टू। मैं अभी सिर्फ आपको डायरेक्शन और वैल्यू निकालना समझाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एकदम बेसिक बातें की अभी तक हम लोग, लेकिन यही बेसिक चीजें भूल जाते हैं तो बड़ी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बेसिक में आपने क्लियर नहीं किया। इसी को बोलते हैं बेसिक, हमें क्लियर होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसा होता है, उसकी वैल्यू कितना होता है, क्लियर है ना। जब हम पहले से डायरेक्शन डिसाइड कर लिए तब हम माइनस माइनस नहीं लेंगे, माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि एक्स जो है, यानी जो उसमें चेंज हुआ है लेंथ जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर है ना जी। आगे बढ़े, मिटाओ ना इसे, किसी का रिमेनिंग है जल्दी से कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन इसी में मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं इसी में कर रहा हूं। ओके आइए, सेम इसी में क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और इस बार आई होप आप सभी सही सही आंसर दें, आई होप आप सभी इसमें सही आंसर दें। हमने क्या किया, ध्यान से समझो, हमने M1 को फिक्स, सब कुछ सही, और इसको हम इलोंगेट किए, इसको इलोंगेट किए, यानी कि फाइनल पोजीशन जो हम लोग बनाए वो M1 को यहीं पे रखे, और ये स्प्रिंग कुछ इलोंगेट होकर ऐसा M2 यहां आ गया कहीं, ठीक है। पुरानी लेंथ और नई लेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो दे रहा है x1 प्लस x2, ठीक है। अब हमें बताना है, अब हमें बताना है स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन M1, बताना है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन, जल्दी से आंसर देंगे, एक्टिंग ऑन M1। चलिए इस बार आप सभी आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है ना। हमने M1 में कोई चेंजेस नहीं किया, वो चेंज हो भी नहीं, इसलिए मैं इंश्योर करने के लिए उसको फिक्स भी कर दिया कि भाई दुनिया बदल जाए तुम मत बदलो, वहीं पे रहो। बाकी M2 को खींच खींच के हम इतना लेकर आ गए, x1 प्लस x2 लेकर आ गए। अब आपको बताना है M1 पे कितना फोर्स है ना। M1 पे जल्दी से आप बोर्ड कंप्लीट करें तो आ जाएगा, फिर से अगर कटे भी तो फिर से वापस आ जाएगा। चलिए जी आंसर दीजिए, क्या आप सोच पा रहे हैं आंसर? देखो ना, बोलो ना भाई, फिर से क्या वही आंसर नहीं होगा? अरे वही बातें है ना, किसी चीज को घुमा फिरा के बोले स्प्रिंग एक है तो स्प्रिंग फोर्स एक ही रहेगा। अगर आपसे M2 का पूछता तब तो आप तुरंत बता देते x1 प्लस x2 इलोंगेशन हुआ है,
तो के एक्स वन प्लस एक्स टू है। तो अगर स्प्रिंग इस मास पे उतना लगाया तो दूसरे मास पे भी उतना लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट पे सेम फोर्स लगाएगा, जस्ट लाइक स्ट्रिंग की तरह। क्लियर है ना? आंसर लिख लीजिए। हाँ, डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल सकता है पर वैल्यू तो सेम ही रहेगा। फिर से आंसर हो जाएगा के एक्स वन प्लस एक्स टू। चलिए, बस इतना ही थ्योरी है। स्प्रिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके चीजों को लेवल धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना? बस इतनी चीजें मैंने धीरे धीरे इसलिए समझाया ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, आपके परमानेंटली माइंड में स्टोर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब अभी से पूरी क्लास सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर लिख लिए ना आप सभी? फिर से सेम क्या लिख लिए? के एक्स वन प्लस एक्स टू। जैसे पिछले दो क्वेश्चन में आंसर, तीनों क्वेश्चन सेम ही था, पिछला 3 क्वेश्चन सेम ही था। आइए एकदम बेसिक क्वेश्चन। एक स्प्रिंग 2 kg मास, द स्प्रिंग कांस्टेंट K is 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके। फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। ओके, देखिए एकदम बेसिक तरीके से सोचेंगे। स्प्रिंग है, उसमें एक मास को हैंग किया। पहले मान लो मास नहीं, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ पे रहा हो। मैं देखो सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, बस आपका पैटर्न डेवलप करना है सोचने का। क्या आपको लगता है ओरिजिनल में स्प्रिंग कुछ इतना बड़ा रहा होगा, कुछ छोटा रहा होगा? अपनी नेचुरल लेंथ, जैसे उसमें मास लगाए होंगे थोड़ा इलोंगेट हो गया, पर इलोंगेट हुआ तो होता तो नहीं चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। यहाँ आकर रुक गया 2 kg। अब ये फाइनल आपको दिखा रहा है कि यहाँ आकर रुक गया, पर यहाँ आकर क्यों रुका? क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तभी तो आकर रुका। तो नेट फोर्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसके नीचे लग रहा था क्या? mg, और ऊपर स्प्रिंग लगा रहा था क्या? kx। समझ पा रहे हैं? जहां पर x है इसका इलोंगेशन। अब अगर ये रुक गया, नेट फोर्स 0 हो गया, यानी ये दोनों इक्वल रहा होगा। तो x का वैल्यू हो गया mg/k। अब उसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। m दिया हुआ है 2, g दिया हुआ है 10, k दिया हुआ है 50। ठीक है जी, तो ये हो गया 0 0 कैंसिल कर दो, 2/5। ठीक है ना, ये 0.4 जो भी करें, 0.4 मीटर। आंसर क्या हो गया? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, इसे जल्दी से कंप्लीट करें। मैं सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है। मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया। फिर से फाइंड द एलोंगेशन। इस बार इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं। (37°) फिर से वही 2 kg है। फिर से बोला फाइंड द एलोंगेशन। के का वैल्यू फिर से वही 50 है। देखो थोड़ा यूनिट में लिख दे रहा हूं, आप याद रखा करें। के का वैल्यू न्यूटन पर मीटर। फर्स्ट चैप्टर आपका, हर चैप्टर के साथ फर्स्ट चैप्टर का तैयारी होते रहता है यूनिट डायमेंशन का। तो के होता है न्यूटन मीटर। आप वहां से भी निकाल सकते हैं, F इक्वल टू के एक्स। यहां से भी निकल जाएगा x इक्वल टू F/k न्यूटन पर मीटर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी, आइए कैसे अप्रोच करेंगे सोचो। फिर से ये स्प्रिंग पहले कहीं रहा होगा, जैसे मास लगा गिरा, मतलब इलोंगेट होना चालू हुआ। पर इस बार इलोंगेट होगा प्लेन के अलोंग, ना कि नीचे की तरफ। तो अभी फाइनल आकर रुका हुआ है, इलोंगेट होते तो नहीं चला जाएगा। जहां पे भी रुका, क्यों रुका? नेट फोर्स 0 हो चुका है। तो कोई भी पोजीशन रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। तो प्लेन के लॉन्ग नेट फोर्स 0 कर दीजिए। एक के एक्स होगा और एक क्या होगा? mg sin थीटा। थीटा दिया हुआ है, बराबर कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अभी से लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करता हूं। सभी बच्चे निकालेंगे एक्स, आलस मत दिखाइए।
अगर शुरू के बेसिक बेसिक क्वेश्चन में आलस दिखाएंगे तो जब स्प्रिंग का लास्ट टाइम आएगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे कल लास्ट मुझे स्प्रिंग कराना था, आधे बच्चे का सर घूम रहा था, क्यों? जब बेसिक बेसिक करा रहे थे तब आप कर नहीं रहे थे। तो प्लीज आप अपने हाथों से क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। हाँ जी, इसका आंसर बता दीजिए। पीछे से कोई बता दें जरा, मुझे खुशी हो जाएगी। मेरी खुशी आपके हाथों में, जल्दी बताइए। 6। ए भाई, इसमें माइनस क्यों आएगा? हाँ उसका तो भी करते हैं, इसकी 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 इसका आ गया 6/25। सबका सेम आया 6/25, इतना कम। ठीक है, इधर का अगर डायग्राम बनाए हो तो ट्राई करें। स्प्रिंग फोर्स का देखो एक और नाम है, क्या नाम है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। रीस्टोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो चाहता है अपनी नेचुरल पोजीशन पे वापस आना, इसलिए उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए पुराने वाले का आंसर सही है, 6/25 सभी का। इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं आया, छोड़ दो। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। तो इसका तो आंसर आ गया ना 6/25, सभी का आ गया 6/25। ये तो हो गया। ठीक, तो अब इसकी तो बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर आइए एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं अप्रोच। ठीक है, ये सब ब्लॉक फिक्स ब्लॉक है, मतलब इसका आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ ये 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ता है। तो जैसे 5 सेंटीमीटर लाया और रिलीज किया, छोड़ा, उस समय का आपको एक्सेलेरेशन पूछा है, उस समय की आपको एक्सेलेरेशन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। कब का? जब 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो चुका है ना। तो एक बात बताओ, अगर इसको 5 सेंटीमीटर आगे ले गया तो स्प्रिंग 2 जो है, K2 मतलब स्प्रिंग 2, इसमें कितना का चेंज हुआ? 5 सेंटीमीटर का। इसमें 5 का चेंज हुआ तो इसमें कितने का चेंज होगा? 5 का ही। बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों का x 5 ही रहेगा। हाँ सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे। चलिए ट्राई करें, बस एक बार आप बीडी बनाइए। हाँ कितना आ गया? 5/4 या 15/4? 15/4। देखो 5 नहीं, 15/4। बस हमें एफ बी डी बनाना। आइए एफ बी डी में बनाता हूँ, देखेंगे साथ में। ये रहा 2 kg, ठीक है 2 kg। अब जरा ध्यान देखो, स्प्रिंग 2 के बारे में सोचो, कौन सी डायरेक्शन फोर्स लगाएगा? ये तो इसे कंप्रेस करेगा, यानी इसकी नेचुरल इधर, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा K2x, ठीक है। और ये जब इधर जाएगा तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका रहेगा, है ना। तो ये भी उस वापस आना चाहेगा, यानी ये वाला स्प्रिंग जो है, ये वाला स्प्रिंग भी इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, जिसका नाम हो जाएगा K1x।
तो ओबियस सी बात है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब तो कुछ भी नहीं करना है, नेट फोर्स इक्वल टू एम में, या तो यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स का वैल्यू 5 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, सेंटीमीटर निकाल लीजिए, या प्रोसेस से जाना है तब उससे भी कर सकते हैं। तो नेट फोर्स हो गया k1x प्लस k2x इक्वल टू एम ए, x कॉमन हो गया k1 प्लस k2, m 2 है, a निकालना है, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 100 ये मीटर में बदल गया, और k1 k2 100 प्लस 50 150 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, यहीं से a निकलेगा, 1 0 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 इंटू 15 डिवाइडेड 2 को नीचे भेज दो, ये हो जा रहा है 20 इक्वल टू ए। ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा है एग्जैक्ट। इसने आंसर कितना दिया था 15 बाय, इसने सिर्फ कैंसिल करके छोड़ दिया। ठीक है, पॉइंट में लाओ या कैंसिल करके छोड़ दो, बात एक ही है, या पॉइंट में ले आइए। ठीक, ओके, क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लें। कई बार ना एक ही क्वेश्चन में स्ट्रिंग भी रहेगा और स्प्रिंग भी रहेगा, तो आंख बंद करके स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान लेना है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान लेना है, दोनों में टेंशन का वैल्यू सेम लेंगे। देखिए अभी एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही मॉडल क्वेश्चन है, इसके बेस्ड कई क्वेश्चन आया है। दोनों तरफ फोर्स की डायरेक्शन क्लियर है ना, किसी की दिक्कत नहीं। ओके, जल्दी से कंप्लीट करें जिनका भी रिमेनिंग है। एकदम आसान सा क्वेश्चन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लगा दिया है स्प्रिंग, ये क्या है, गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है, इस तरीके का कंसेप्ट है, देख लो, इसका के दिया हुआ है 100, और आपसे फिर से पूछा है इलोंगेशन इन स्प्रिंग। एक सेकेंड आप सभी देखो, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, ट्राई एक बार जरूर आप करें 2 मिनट लेकर। देखो आप ना 1 सेकेंड के लिए भूल जाओगे ये स्प्रिंग है, आप मानोगे पूरा एक ही स्ट्रिंग है, बात समझ पा रहे हैं। वहां से आप टेंशन निकाल सकते हैं ना, अब वो टेंशन ऊपर होना चाहिए था, अगर स्ट्रिंग था उसकी जगह क्या है स्प्रिंग, तो वो टेंशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा के एक्स के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब टेंशन निकाल लिए, के दिया हुआ था, एक्स मिल जाएगा। अप्रोच क्लियर है ना। अच्छा, ये वाला सिस्टम होता है, ध्यान समझो, ये वाला जो सिस्टम होता है M1 M2 वाला, इसका टेंशन का एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्या, जो 2 इक्वेशन सॉल्व करके आता है, कुछ याद आ रहा है? क्या होता है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, यही आता है ना। तो ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 2 इक्वेशन बना के कीजिए। आप जो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, याद करो पहला यही ऐसा ही निकलवाए थे, तो ये अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हुआ करेगा, अदरवाइज आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो फॉर्मूला याद कर सकते हैं प्लीज टेंशन का वो कर लीजिए, कई बार जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज 2 इक्वेशन बनाकर तो हमें आता ही है करने, डायरेक्ट कर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो 2 इक्वेशन 2 अननोन कीजिए, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, पूरे को एक स्ट्रिंग मान लीजिए। पहले मुझे बताओ, ये कंसेप्ट सभी के दिमाग में बैठा, इस क्वेश्चन को सिखाने का मतलब ये है कि कभी भी एक कंडीशन आए तो स्प्रिंग को हम क्या मान लेंगे, स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वहां से उसका टेंशन निकाल लेंगे और वही टेंशन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। बस यही एक नई चीज सीखने को है इसमें, बाकी तो सेम ही क्वेश्चन है। आइए दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर मान लो आपने मान लिया कि पूरा स्ट्रिंग ही है, तो हम लोग, और फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, तो बेसिक तरीके से जाएंगे, एफबीटी बनाएंगे। मुझे मालूम है 3 kg है तो ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ऊपर इसका टी होगा, नीचे इसका mg होगा यानी कि 30, इसका ऊपर टी होगा, नीचे mg होगा यानी कि 20। इसके लिए इक्वेशन बनेगा
अच्छा ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा t-20 इक्वल टू एम ए 2 × a, और इसके लिए इक्वेशन बनेगा 30 - t इक्वल टू एम ए, यानी 3 × a। आपने t को कैंसिल किया, 30 - 20 10 इक्वल टू 5a, तो a का वैल्यू आ गया 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। जब आपको a मालूम है तो किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू रखिए। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो t-20 इक्वल टू 2 × 2, ठीक है, तो t इक्वल टू हो गया 4 + 20 24। क्या t का वैल्यू 24 ही आया था? अच्छा देखो, अगर इतनी स्टेप से बचना है तो डायरेक्ट भी आप याद रखिए t का फॉर्मूला। t क्या होता है? हमेशा होता है 2m1 m2g बाय m1 + m2, है ना। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 × m1 m2 यानी 3 × 2 6 × g 10 m1 + m2 यानी कि 5, है ना। ये हो गया 5 × 2 = 10, 12 × 2 24। देख रहे हैं कितना फास्ट हो जा रहा है। तो आप किसी तरीके से कोशिश करें, बायोलॉजी में पता नहीं क्या क्या ही याद कर देते हैं, तो ये तो बेचारा नन्ना मुन्ना छोटा सा चीज है, याद कर सकते हैं। अगर कर लेंगे कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये वाला कंडीशन बहुत बार आता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। जब टी मिल गया तो यही टी हमारा के एक्स है। अगर ये स्प्रिंग मानो तो यही टी जो है वो स्प्रिंग फोर्स है। ये जो टी इक्वल टू आया 24, ये टी जो है ये कुछ नहीं, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है तो उसका भी फॉर्मूला मान लो, तो यही टी को लिख सकते हैं के एक्स इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू हो गया 24/k, यानी 24, और k का वैल्यू है अपना 100, ठीक है। तो इतना हो गया, या 6 से कर सकते हैं, मतलब 4 से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6/25, ठीक है ना। ओके, या आप ना फ्रैक्शन में नहीं देगा, सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो और आसान सा आंसर हो जाएगा। ये मीटर में आया, 100 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में हो गया, तो 24 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, क्या क्वेश्चन क्लियर है हम सभी के लिए? जल्दी से कॉपी करें, जिनका नहीं हुआ था नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। करें ना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दो और क्वेश्चन हो जाए फिर आपका तो स्प्रिंग का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए जी, देखिए एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, दो ब्लॉक है 1 kg और 2 kg,
दोनों आपस में एक स्प्रिंग से अटैच है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। ये जो स्प्रिंग है दोनों को फिक्स करने के लिए थोड़ा स्प्रिंग को ना खींच कर जोड़ा है। स्प्रिंग जो है ऑलरेडी इलोंगेटेड है बाय 5 सेंटीमीटर। मान लो 1 kg यहाँ रहा होगा, 2 kg यहाँ, स्प्रिंग इतना छोटा रहा होगा तो उसे थोड़ा खींच कर दोनों में बंद किया है। ठीक है, अब इस सिस्टम पे 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो बोल रहा बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा। पहले एक बात सोचो, क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम आएगा या अलग आएगा, ये सोचिए जरा। ये सारी चीजें एक बार दिमाग में बैठना जरूरी है। अगर, क्योंकि देखो जैसे डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों बातें हमें स्प्रिंग और स्ट्रिंग में याद रहना चाहिए। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं यहां देता, मानो ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और यहां पे हम फोर्स लगा देते मान लो कुछ भी एफ। अभी मैं आपसे बोलता ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन सेम होता है या अलग होता है? सेम। क्लियर है ना? क्या यहां पर सेम होगा? आंसर है नहीं। यहां सेम होने का कारण ये था कि ये जब खींचेगा तो इसे आगे उसी उतना से ही आगे जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकता। पर स्प्रिंग का लेंथ कितना भी हो सकता है, वो स्ट्रेचेबल है। बात समझ पा रहे हैं? हो सकता है ये 10 मीटर आगे गया हो और ये 2 ही मीटर आगे गया हो, तो दोनों का वेलोसिटी अलग हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो दोनों की वेलोसिटी भी अलग हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी अलग हो सकता है। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें माइंड में बैठना चाहिए। स्प्रिंग के केस में हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, इसीलिए पूरे को एक सिस्टम मान सकते नहीं मान सकते? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन अलग है। तो आपको इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, दोनों का एफबीटी बनाइए। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा आपको मालूम है, जब उसका के दिया हुआ है, सॉरी एक्स दिया हुआ है, एक्स और के दिया हुआ है, बस डायरेक्शन सोचना है, बस डायरेक्शन सोचना है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 मिनट का समय लीजिए, पूरा 1 मिनट दे दीजिए एक एफबीटी पे, तब भी 2 एफबीटी के लिए 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। एफबीटी बन गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकर आए कुछ भी एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू आया प्लीज शेयर करें आप अपनी वैल्यू। ए का मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बता दो, इसका और इसका एक्सेलरेशन। 1 kg वाले का कितना आया जी? 5 है ना? और मास डबल तो एक्सेलरेशन आधा है, उसका कितना? इसका 5, इसका 2.5। क्या यही है इसका? ये 5 सभी का है ना? ओके, इसका कितना है सभी का? 1 kg। अच्छा कर रहे हैं, 2 kg भी कर ही रहे हैं, कीजिए। आ गया 22.5। देखिए एक बच्चे का आया है 22.5, बाकी लोग बताएं। सेम 3.5, 2.5 नहीं, और बाकी लोग देखो 22.5। आगे तो मुझे सब वही दिख रहा है 22.5। देखो मैक्सिमम आगे में सभी बच्चों का यही आया, यही आना चाहिए। जब इतने बच्चों का आ रहा है तो यही सही आंसर होगा। आइए एफबीटी में जल्दी से बना के आपको समझा दे रहा हूं। मान लो 2 kg का एफबीटी बना रहे हैं, 2 kg में ही तो सबका आंसर गलत आगे पीछे हो रहा है। तो 2 kg ये है, 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स? 50 न्यूटन तो दिखा ही मुझे। इस पे स्प्रिंग कौन सी डायरेक्शन फोर्स लगाएगा बताओ? 50 के अपोजिट, क्योंकि इलोंगेट होगा। तो ये इधर लगेगा, कितना लगेगा? के एक्स। के है 100, एक्स है 5/100, 5 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करोगे मीटर के लिए, तो ये कैंसल हो गया, बचा 5 न्यूटन। अब आप खुद देखो, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, उस डायरेक्शन में 50 न्यूटन, यानी ऑब्वियस सी बात है बॉडी इधर जाने वाला है। तो इक्वेशन बनेगा 50 माइनस 5 इक्वल टू एम ए, यानी 45 इक्वल टू 2 इंटू ए
ए इक्वल टू 45/2 22.25 ऐसा कुछ ना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा 1 kg में स्प्रिंग का डायरेक्शन कैसे निकाले? 1 kg का अगर एफबीडी बनाना हो, मान लो किसी को 1 kg, तो बताइए 1 kg में एकमात्र फोर्स लग रहा है एफबीडी, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है ना? वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगेगा, कैसे पता चलेगा? ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, कैसे पता चल रहा है? आंसर है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि पूरा सिस्टम मूव करेगा आगे, पीछे मूव कर सकता है क्या? पीछे मूव कर ही नहीं सकता, तो पीछे तो फोर्स लगना ही नहीं है। जब आगे मूव करेगा और एक लौता फोर्स है तो वो आगे ही लग रहा होगा। दो फोर्स होता तब तो कंफ्यूजन होता। मेरी बात समझ पाए? ये तो नहीं है कि ये ब्लॉक को 2 kg को आगे खींचेगा तो पीछे वाला ब्लॉक उधर भागने लग जाएगा, ये इम्पॉसिबल बात है। तो ये 2 kg आगे खींचा तो उस पर आगे ही फोर्स लगेगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही, तो एफ एस इक्वल टू एम ए। अब एफ एस का वैल्यू यहां निकाले, हर जगह सेम ही रहेगा, एफ एस तो सेम ही रहेगा, 5 न्यूटन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये। तो 5 इक्वल टू 1 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिनका रिमेनिंग है जल्दी से कॉपी कर लें, जिनका रिमेनिंग है जल्दी से कॉपी कर लें। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ 2 की जगह 3 ब्लॉक में लगा रहा हूं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्लॉक स्प्रिंग से, एक ब्लॉक स्ट्रिंग से, ठीक है। आइए मास वगैरह दे देते हैं। वन केजी, 1 kg, सभी 1 kg है। तो सब 1 kg है, तो नाम दिया हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इंफॉर्मेशन गिवन है, ए आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, ठीक है। ये 1 kg आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। इसकी एक्सेलरेशन पता नहीं है आपको, तो बोल रहा है फाइंड, जरा ध्यान से समझिए जरा। मुझे बताइए ये जो यहां से यहां तक स्प्रिंग है, पूरे स्प्रिंग में फोर्स एक ही होगा, तो ये वाला स्प्रिंग का फोर्स हम नाम दे रहे हैं T1, ठीक है जी। ये स्ट्रिंग का नाम, पूरे स्ट्रिंग में एक ही नाम होगा, नाम दे रहे हैं T2। बोला फाइंड T1, T2 एंड F नोट एंड एक्सेलरेशन ऑफ B। ये 4 चीजें फाइंड करना है, T1, T2, F नोट, एक्सेलरेशन ऑफ B, ठीक है। इस बार ना स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है, ना ये आपको बताया कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन वगैरह। अब बहुत ध्यान से देखें तो T1 तो ओरल निकल जाएगा, T1 तो ओरल आप बता सकते हैं अभी का भी। सोच पा रहे हैं T1 कितना? 1, क्योंकि T1 1 kg ब्लॉक आगे जा रहा होगा, ये तो समझ पा ही रहे हैं, और उसको आगे ले जाने वाला एक लौता फोर्स होगा वही T1, समझ पा रहे हैं? तो अभी अगर इस पूरे स्प्रिंग को ना स्प्रिंग की तरह सोचिए मत, इसको टेंशन की तरह सोचिए। बस इतना याद रखिए कि दोनों का अलग अलग हो सकता है एक्सेलरेशन, लेकिन टेंशन निकालना है, स्प्रिंग फोर्स निकालना, आप एक ही तरीके से सोच सकते हैं। तो 1 kg का बीडी बना, उसे T1 मिल जाएगा, एकमात्र फोर्स वही है, T1 इक्वल टू MA, MB1, AB1। जब ये T1 मिल गया तो इस 1 kg का, अच्छा इसका भी मत निकालो, पहले इसका निकाल लो, या इसका भी निकाल सकते हैं। दोनों का एफबीटी एक साथ बनाना पड़ेगा, ये 1 kg और ये 1 kg का, उस दोनों का एफबीटी एक साथ बनाना पड़ेगा, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे। कुल मिलाकर तीनों एफबीटी बनाइए, खुद आंसर आ जाएगा।
ले लीजिए, एक एक मिनट, 3 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट ऑलरेडी हो गया, फिर भी 3 मिनट ले लीजिए। चलिए जी, एक बार गलत सही कुछ भी आंसर दीजिए। T1 का वैल्यू क्या आपको 1 आया, T2 का वैल्यू 2 आया, 3। ओके, फोर्स और एक्सेलेरेशन में किसी का वैल्यू आई, कोई बात नहीं, एक एक करके बस कुल मिला के 2 एफबीटी बनाना है, 3 एफबीटी। पहले एफबीटी बनाना है, यहां से मैं बनाना चालू करता हूं ताकि आपको जगह मिले, इसी में मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। आइए एफबीटी बनाना चालू करते हैं। पहले 1 केजी का बनाया, आप सब 1 केजी है तो ए मैं लिख रहा हूं, 1 केजी अपना ए। इसमें एकमात्र फोर्स लगेगा, आगे की तरफ T1 बोल दो या स्प्रिंग फोर्स बोल दो, क्लियर है ना। और इसके एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू एम ए, यानी T1 इक्वल टू एम ए, T1 इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी T1 का वैल्यू हो गया 1 न्यूटन। T1 क्लियर है। अब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक साथ दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इस 1 केजी के बारे में सोचो, ये हो गया 1 केजी, ये हमारा बी है, ठीक है। बी के बारे में जरा देखिए, बी के बारे में बताओ, ये T1 कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जरा सोचो। B1 पे T1 लगेगा तो जरूर, पर कौन सी डायरेक्शन लगेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, सोचो। पीछे की तरफ, समझ पा रहे हैं। और ये T2 लगेगा आगे की तरफ, क्लियर है ना। ये आगे खींच रहा होगा इधर, पर ये इलोंगेट हुआ हुआ तो पीछे की तरफ लगा होगा, है ना। दो तरीके सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं कि इधर से कंप्रेस भी, अगर ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा तो स्प्रिंग इधर धकेल रहा होगा, तो समहाउ इसमें इधर ही लगेगा। ओके, इधर इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, मुझे नहीं पता है अभी इसमें। तो इसमें T1 का वैल्यू सिर्फ पता है 1, T2 नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो अभी डायरेक्ट इक्वेशन तो बनाने से फायदा नहीं है। फिर बना लीजिए, इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, यानी T1 का वैल्यू है 1, तो उसको छोड़ -1 इक्वल टू AB, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब इस 1 kg के बारे में बनाइए, ये हमारा C है, इसमें आगे की तरफ F नोट, इसकी देखो एक्सेलरेशन भी मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें टेंशन तो साफ साफ समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ होगा T2, ठीक है ना जी। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा F नोट माइनस T2 इक्वल टू एम ए, F नोट माइनस T2 इक्वल टू 1 इंटू 2, F नोट माइनस T2 इक्वल टू 2। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो अब क्या दिक्कत है, ओके जी, 3 अननोन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ध्यान से देखिए, मुझे बताओ ये दोनों जुड़ा हुआ है किससे, स्ट्रिंग से। तो जितनी 1 kg जिस एक्सेलरेशन से जाएगा C, क्या उतनी एक्सेलरेशन से इसको नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग ही टूट जाएगा। मान लो ये आगे ज्यादा भाग जाए, कम भागे तो बीच में ही टूट जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी नहीं दिया अलग बात है, पर B का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, सेम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो B का वैल्यू आप ले लीजिए 2, तो यहां से तो T2 मिल गया, T2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो T2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3। आप अपनी भाषा में यहां लिख लेना, सिंस ब्लॉक B and C are connected with a string, therefore both should have same acceleration। आप अपनी भाषा में यहां मेंशन कर देना। मैंने यहाँ एक स्टार, एक आपके लिए स्टार, एक हम सब के लिए स्टार, 3 स्टार लगा दिया। आप अपनी भाषा में मेंशन कर लीजिए, नहीं तो रिवीजन के समय कुछ पढ़ लेना पड़ेगा। आ जाइए, अब तो इससे सॉल्व करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, T2 का वैल्यू मालूम है, आ जाए भाई।
तो इक्वेशन ही बनाने का जरूरत नहीं है। एफ नोट -3 इक्वल टू 2, तो एफ नोट इक्वल टू 5। यहाँ मैंने स्टार लगाया, आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख दीजिए कि बी और सी दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का सेम एक्सेलेरेशन होगा। जल्दी कंप्लीट करें। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग बाइंड अप करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आज बेसिक कंप्लीट हो जाएगा अपना स्प्रिंग का। जिनका रिमेनिंग है प्लीज जल्दी कंप्लीट कर ले। आप आराम से कंप्लीट कीजिए, मैं सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम बना रहा हूँ। आप आराम से कंप्लीट करें। और यहाँ मैंने स्टार लगाया है, आप अपनी भाषा में उसे मेंशन करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अभी मैंने एक स्ट्रिंग हटाकर दोनों स्ट्रिंग। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, फाइंड। चलो, इसका नाम मैं T1 रख रहा हूं, इसका नाम T2 रख रहा हूं। इस स्प्रिंग में T1 फोर्स, उसमें T2 फोर्स। अब से बोल रहा है फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। कुछ भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा जैसे ये किए थे। क्वेश्चन का हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच अलग थोड़ा ही होता है। बस क्या करेंगे, तीनों का एफबीटी बनाइए। जैसे अभी चाहे फिर से T1 ओरल आंसर दे सकते। बातें समझ पा रहे हैं? अगर बोल रहा है कि 1 kg आगे जा रहा है 2 की एक्सेलरेशन से, तो उस 1 kg को आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है? सिर्फ T1। तो नहीं मिल जाएगा T1 इक्वल टू m। लीजिए 1-2 मिनट समय ले लीजिए, जितनी देर लेना है ले लीजिए। क्या हम सभी का आंसर आ गया ना? पहले का आया T1 इज 2 न्यूटन, T1 का वैल्यू आया 2 न्यूटन। यहां से साफ साफ दिख रहा है एक फोर्स लग रहा है ma। T2 जो है इसका वैल्यू आ गया, कितना था? 6 न्यूटन। और AC यानी इसका एक्सेलरेशन कितना? 6। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में? पीछे की तरफ होगा? आगे होगा? पीछे की तरफ होगा। ध्यान से समझिए जरा। 1 kg देखो, लास्ट वाले 1 kg को वैल्यू सही है पर डायरेक्शन समझो। देखिए इसमें कोई फोर्स बाहर का तो लग नहीं रहा है, जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग लगाएगा। समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग में इधर से कंप्रेशन हो रहा है, स्प्रिंग ओवरऑल होगा क्या? कंप्रेशन होगा ना। तो कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग को इलोंगेट होना चाहिए इस डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि T2 है आपका। और यहाँ से T2 से वैल्यू निकाले। ठीक है, सब बातें सही है। लेफ्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड लेफ्ट। ओके, तो कल आइए, कल हम लोग स्प्रिंग से भी वेट मशीन बनाते हैं, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। उससे क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में। तो स्प्रिंग बैलेंस पे एक कंसेप्ट है, उसे करना है हम लोगों को। कल हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पे क्वेश्चन देखेंगे।